फिर हम लोग सिल्वर बेडिंग के दूसरे भाग में एक बार प्रवेश करते हैं और मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई इस कहानी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। इस चर्चा के क्रम में थोड़ा सा आप लोग पुनः एक बार पहले भाग का कुछ अंश देख लीजिए। इसके बाद जब हम लोग दूसरे भाग में प्रवेश करेंगे बच्चों, तो देखेंगे कि इस कहानी की कथा वस्तु किस मोड़ की ओर जा रही है। अभी तक आपने यशोधर बाबू की व्यवस्था तक चर्चा सुनी। आज मैं आपको यशोधर बाबू और उनका परिवार, जिसके बीच यानी स्वयं यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच जो कौतूहल बना हुआ है, उस कौतूहल में हम संपूर्ण समाज को देखते हैं, उसका आकलन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले कि यशोधर बाबू और उनका परिवार। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में रुपया 1500 महीने पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। इसके बाद यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसके अलावा इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। परिवार में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन इस भरे पूरे परिवार के बीच यशोधर बाबू अपने जीवन में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा लड़का जो है नौकरी कर रहा है। भाई, जो यशोधर बाबू 1500 रुपया कमाने के लिए जिंदगी भर अपनी नौकरी की, आज उन्हें 1500 के आसपास रुपया मिलता है और बड़ा बेटा 1500 रुपया शुरुआत में ही प्राप्त कर रहा है। यहाँ तक कि इस कहानी में यशोधर बाबू अपने बेटे की कमाई पर भी कमेंट कसते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कैसे आजकल प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे बढ़ करके इस निठल्ले बच्चों को 1500 रुपये महीने की नौकरी दे देते हैं। यह मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। कैसे हो सकता है? कहानी में आप देखेंगे। फिर बच्चों, अपने परिवार के बीच जो समन्वय स्थापित करने के लिए यशोधर बाबू संघर्षरत हैं। कभी देखते हैं कि अरे हाँ, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर सोचते हैं कि नहीं, ये समहाउ इम्प्रॉपर है। यानी इन दोनों के द्वंद्वों के बीच आगे कहानी बढ़ती रहती है। फिर देखते हैं कि उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी है। देखिए, माँ ही होती है, अपने बच्चों के हर ख्वाहिश को पूरा करती है और बच्चों के साथ जिंदगी जीती है। यहाँ तक कि यशोधर बाबू इस पर भी कहीं ना कहीं कमेंट कसते हैं और कहानी में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा कि यह शायद यशोधर बाबू को नहीं कहना चाहिए। आप देखेंगे, कहते हैं यशोधर बाबू, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं, अपनी पत्नी के लिए बात कहते हैं। लेकिन चूंकि पत्नी है, पति और पत्नी के बीच इस तरह का नोकझोंक तो चलते ही रहता है। फिर यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। अरे हम लोग भाई आगे समाज के बीच जा रहे हैं, हम अपने सोसाइटी को देख रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, हम लोगों को चलने दीजिए जैसे समाज चल रहा है। इस तरह से
यशोधर बाबू को मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है कि यशोधर बाबू इतना मंदिर में प्रवचन में क्यों इतना समय व्यतीत करते हैं। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू अपने पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की नीतियों को अपनाएं। बच्चों की भी ख्वाहिश है भाई कि पिताजी हम लोग के साथ चलें, कदम से कदम मिलाकर आधुनिकता को स्वीकार कर लें और पाश्चात्य संस्कृति को त्याग दें। हर बच्चे की ख्वाहिश थी कि पिताजी यदि साथ होते तो आधुनिक समाज में हमें आधुनिक तरीके से जीने में और मज़ा आ जाएगा। लेकिन स्थिति तो ऐसी बनती नहीं है। अब यशोधर बाबू की सिल्वर वेंडिंग बनती कहाँ, कैसे है। मेन कहानी का जो कहानी की कथा वस्तु जो है, कहानी के कथानक, कहानी के नायक, कहानी के पात्र, जिस पर यह पूरी कहानी की बुनावट रखी गई है, उस बुनावट में के सिर्फ में और इसके जो मूल तत्व हैं अब सामने उभर करके आ रहा है। यशोधर बाबू की सिल्वर वेंडिंग के बारे में लिखते हैं मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू को पता ही नहीं था कि उनके घर में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से पसंद नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात का कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि पूरी तरह से शादी की सालगिरह की तैयारियां चल रही है। केक रखा हुआ है। न चाहते हुए भी यशोधर बाबू अपने पत्नी के साथ केक काट देते हैं। उन्होंने न चाहते भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी के केक भी काट दिया। और यही नहीं, उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन करके जाएं। अब देखिए, गाउन देते समय तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने मेरे लिए गाउन लाया है, लेकिन अब इन्हें यहाँ पर उनके मन में एक कसक रह गया कि गाउन दे करके, गाउन दिया तो अच्छी बात है, लेकिन गाउन देकर गाउन के बदले में मेरे की जिम्मेदारी फिर दे रहा है कि दूध लेकर आइए। बताइए, जिसके घर में 2-2 जवान बेटे हैं, 3-3 जवान बेटे हो, वह बाप जाकर के दूध लाएगा? ये मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर के सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले ले। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर डाल दी। अब क्या करते भाई? गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किसंधा उतर आए हों। यानी अब लगता है कि अब रिटायरमेंट का समय आ रहा है। अब यह कहानी उसी गाउन के पास समाप्त हो जाती है। बच्चे के गाउन को पहन करके सोचते रहते हैं और कहते हैं कि यदि जिम्मेदारियों को हमारे बच्चे संभाल लिए होते तो शायद आज मैं और निश्चिंत रहता। लेकिन फिर वही किसंदागली हालत, रिटायरमेंट के बाद भी। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। बच्चों, इस तरह से हम कहानी के निष्कर्ष पर जब पहुंचते हैं तो कहेंगे कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी सिल्वर वेडिंग अपने शिल्प में एक नए भाषिक अंदाज तथा मुहावरों से युक्त है। लेखक ने इस कहानी में स्पष्ट किया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ना हमारा समाज एक कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति का आधुनिक युग के लोगों को बदलते देखकर परेशान होना दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों में व्याप्त विषमता को स्पष्ट किया गया है। साथ ही कहानी में यशोधर बाबू की दुविधा का वर्णन है। जो हुआ होगा में
परिस्थितिवादी का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। यह दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य पात्र चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। इस तरह से बच्चों यह कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोग इस कहानी को जितनी बार पढ़ेंगे यह कहानी उतनी ही अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इसे पढ़ें, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपका सारा पाठ इस चैनल पर मिलता रहे। कोशिश करूँगा कि 12वीं की हिंदी के डिजिटल पाठ इस लॉकडाउन में पूरा कर दूँ।